Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EA English Production. Ladies and gentlemen, today we are going to do lesson 10 Prologue to the Canterbury Tales. Today we are going to do the description of the monk. The monk एक वो monk है जो एक राहिब किस्म का है मजहबी तौर पे, सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल करने वाला, ज़्यादा कदर रखने वाला। शिकारी कुत्ते इसके पास थे, बेहतरीन किस्म का अस्तबल और उसमें बेहतरीन नस्ल के घोड़े इसके पास हुआ करते थे। और सबसे ख़ास बात इसका गंजा भी था। और इसके साथ साथ ये शिकार करना बहुत पसंद करता था। चर्च के जितने भी कवानीन थे ये वो तोड़ के फ़ख्र महसूस करता था, बल्कि इनके ऊपर जो उतरी आयत थी उनको वो मुर्गी के उतरे हुए पर के बराबर भी नहीं समझता था, जो ये कहती थी कि एक मॉन्क को या एक पारस आदमी को, एक नेक आदमी को शिकार नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरफ इतनी ज़्यादा कान तक ना धरता, ना इसके ऊपर जूं तक रीखती। So let's get started to line number 165. A monk there was, एक राहिब था, फेयर फॉर द मिनिस्ट्री, जो सब लोगों से ज़्यादा, जहाँ पे खानका पे जमा थे उनसे ज़्यादा फाजल था। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जैसे मौलवी और आलिम लोग ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होते हैं, इसी तरह ये भी ज़्यादा दर्जा रखता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉन्क। एन आउटराइडर यानी कि एक बाहर निगरानी करने वाला, दैट लव्ड वेनरी, जिसको शिकार का शौक था। वेनरी शिकार का शिकार। अ मैनली मैन, एक बहादुर आदमी। ब्रेव टू बीन एन अबाउटेबल, उसमें वो तमाम खूबियाँ थी जो एक सदर राहब बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। फुल मैनी डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। सो फुल मैनी यानी बहुत ज़्यादा थे। डेंटी हॉर्स नफीस किस्म के घोड़े। ये लफ्ज़ हमने डेंटी हॉर्स पढ़ा था नाइट में, जिसमें लिखा था हिज हॉर्स वाज गे डेंटी हॉर्स, यानी उसका घोड़ा तो वो खुशनुमा था, बट ही वाज नॉट, लेकिन वो नहीं था। सो फुल मैनी डेंटी हॉर्स, उसके पास आला नफीस किस्म का घोड़ा था। हैरी इन स्टेबल, अपनी स्तबल में। सो फुल मैनी, ज़्यादा घोड़े उसके पास उसके स्तबल में मौजूद थे। सो लाइन नंबर 169, एंड व्हेन ही रोड, जब वो उसके ऊपर सवारी करता, मैन माइट हिज ब्राइडल हियर, लोग सुन सकते थे लगाम की झनकार। जिंगलिंग इन विस्लिंग विंड आल्सो क्लियर, इवन के हवा इतनी सरसराहट और सीटियाँ मारती थी, उसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आवाज़ सुनती थी इसकी लगामों की जो झनकार थी। फिर एक और एग्जांपल दे रहा है जाफरी चौसर, एंड ईक आल्सो लाउड, और इतनी ऊंची थी, एज डथ द चैपल बेल, जिस तरह गिरजे में घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, इसी तरह वो लाउड थी। देयर एज दिस लॉर्ड वॉज कीपर ऑफ द सेल, जहाँ वो खुद बतौर राहिब फराइसर अंजाम दे रहा था। द रोल ऑफ सेंट मेयोर और ऑफ सेंट बेनेट, यानी सेंट बेनेडिक्ट या सेंट मायोर का बनाया हुआ ज़ाब्ता, कोड, लॉ, कानून, बाय कॉज दैट इट वॉज ओल्ड एंड सम डेल स्ट्रीट, क्योंकि वो कदीम था, पुराना था, उसमें लचक कम थी, सख्त किस्म का था। दिस इलिक मॉन्क लीड ओल्ड थिंग्स पेस, तो ये मॉन्क कदीम चीज़ों की परवाह नहीं करता था। पेस का मतलब होता है जाने देना, साइड पर रख देना, तवज्जो ना देना। एंड हेल्ड आफ्टर द न्यू वर्ल्ड द पेस, हेल्ड आफ्टर का मतलब होता है अपना लेना, अडॉप्ट कर लेना, तो वो नई दुनिया के रास्ते पे चलता था। वर्ल्ड पेस, नई दुनिया के ट्रेंड पर चलता, नई दुनिया के जो भी काम थे, रस्म थे, रवाज थे, उसके ऊपर चलना पसंद करता था, मतलब मॉडर्न था। लाइन नंबर 177, EF नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट अ पुल्ड हैन, और फिर वो इन आयात को, जो आयात थी, दे सेथ दैट हंटर बिन नॉट होली मैन, के शिकारी अच्छे नहीं होते, या अच्छे लोग शिकारी नहीं बन सकते, या शिकारी लोग अच्छे बन ही नहीं सकते। तो इन आयतों को वो समझता था पुल्ड हैन, यानी एक कटी हुई मुर्गी के पर, या मुर्गी को काट दिया जाए, या मुर्गी के परों को तराश दिया जाए, या मुर्गी का एक गिरा हुआ पर हो, उसके बराबर भी ना समझता। जो ये वाली आयतें थी जिसमें लिखा था दैट द हंटर्स बी नॉट होली मैन, के जो शिकारी होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बी नॉट होली मैन, अच्छे नहीं होते। नी दैट अ मॉन्क व्हेन ही इज़ रीचलेस, और फिर ये भी बताया गया है कि ना ही उनको वो अहमियत देता कि वह जो मॉन्क होता है, जो मॉन्क रीचलेस होता है, जो चर्च के ज़वाबत पर नहीं चलता, इज़ लिंक टिल अ फिश दैट इज़ वाटरलेस, वो एक माही बेआब सा होता है। माही बेआब का मतलब होता है बेचैन,
पानी के बगैर मछली का रहना, इस लिंक टेल फिश दैट इज़ वाटरलेस, जो मछली पानी के बगैर होती है, उसके उस तरह का ये मतलब कहलाता है. दिस इज़ टू सेंड अ मॉन्क आउट ऑफ कोलेस्टर. So I was talking about this is to send a monk out of his cloister. तो ये monk जो है वो मछली की उस मिसाल से मिलाया गया. But the like text held not worth an oyster. तो ये इन आयतों को कस्तूरा मछली के भी हैसियत नहीं देता था. worth मतलब अहमियत, not worth यानी वर्थलेस समझता था. an oyster एक कस्तूरा मछली के बराबर भी ना समझता. And I said his opinion was good. यानी चौसर साहब के मुताबिक ये ओपिनियन उसको बड़ा पसंद आया. जो खुद कह रहा है, शायर कहता है कि मैं ये कहता हूँ ये उसका फैसला दुरुस्त है. What should he study and make himself good? कि वो क्यों हर वक्त मुताला करता रहे, पढ़ता रहे, किताब के ऊपर झुका रहे पागलों की तरह. फिर तो वो पागल हो जाएगा. वुड का मतलब होता है पागल हो जाना, या एक ऐसी मिसाल जो सेंसलेस होती है. Upon a book in Colchester, always to poor. Upon a book in Colchester, चर्च में पढ़ी किताबों के ऊपर वो हर वक्त झुका क्यों रहे. और Swanken with his hands and labor, और फिर या फिर वो अपने हाथों से मुशक्क़त करे, मेहनत करे. As Austin bit, यानी आस्टन की कहावत के मुताबिक, आस्टन के बात के मुताबिक, How shall the world be served? कि दुनिया की खिदमत कैसे की जाए. Let Austin have his swank to him reserved. सेंट ऑगस्टिन को ये मेहनत और मशक्क़त का काम अपने तक महदूद रखने दो. लाइन नंबर 189. Therefore he was a prick so right. इसलिए वो ठीक ठाक तौर पर एक बहुत तेज़ घोड़ा दौड़ाने वाला शख्स था. Greyhounds he had as swift as fowl in flight. उसके पास शिकारी कुत्ते थे जो उड़ते हुए परिंदों की तरह तेज़ थे. As swift यानी इतने तेज थे. as fowl जैसे परिंदे. in flight उड़ते हुए. greyhounds यानी शिकारी कुत्ते. he had उसके पास थे. of pricking and of hunting for the hare जिनको ये तेज दौड़ाता और खरगोश का शिकार करता. और loves pricking का मतलब होता है तेज दौड़ाना. was all his lust उसकी जो खुशी थी. for no cost would he spare तो इसके ऊपर इसका ज़्यादा खर्च भी नहीं होता था. I see his sleeves मैंने देखा उसकी जो कलाइयाँ थी. ये purified at the hound कि मैंने देखा कि उसकी अपनी आस्तीनों को कलाई के करीब से उसको देखा. with grace and that the finest of the land जो खाकस्तरी रंग की थी, जो कि मुल्क में नफीस समझी जाती थी. लॉन्ड का मतलब होता है लैंड. फाइनेस्ट का मतलब एज यू नो कि नफीस. and for the festoon his hood under the chin और जो उसकी ठोड़ी थी उसके नीचे वो अपनी हुड को पहना करता था, जो सरपोश होती है जिसको टोपी बोला जाता है. he had of gold he wrote a curious pen. उसके पास कूटकर और बड़ी महारत से बनाई गई सोने की एक पेन थी. सोने की एक पेन थी, बड़ी महारत से बनाई गई थी. had a gold he wrote महारत से बनाई गई. curious pen एक सोने की गोल्ड सोने की पेन थी. I love not in the greater and there was उसके बड़े सर की तरफ एक ख़ास अंदाज से बल दी गई गिरे लगाई हुई थी. his head was bald गंजा था. ये जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक उसकी खासियत ये है कि वो गंजा भी था, वो राहिब जो था. that shone as any glass जो शीशे की तरह चमकदार था. किसकी तरह? शीशे की तरह चमकदार था. that shone as any glass शीशे की तरह चमकदार था. last lines of the monk and his face as had been anointed. उसका मुंह ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर कोई चिकनी चीज़ मली हो. as had been anointed. he was a lot of full fat and in good point. वो अच्छी हालत में खूब मोटा था. लॉट था. लॉट you know it what does it means कि उनका जो काबिल इज़्ज़त था. his eyes deep उसकी आंखें चमकदार थी. and rolling in the head जो सर में इधर उधर घूम रही थी.
that steamed as a furnace of flame. वो ऐसे चमकती थी, ऐसे टिमटिमाती थी जैसे भट्टी में देख के नीचे आग दहकती हो. His boots supple, his horse in great state. उसके बूट अच्छे और नरम चमड़े के बने थे और घोड़ा शानदार हालत में था. इन ग्रेट स्टेट, शानदार हालत में. बूट सपोल यानी उसकी बनावट और नरम चमड़े की में बने हुए बूट. नाउ सडनली ही वॉज अ फेयर प्रेलेट. वो अब यकीनन किसी चर्च का मुअज़्ज़ज़ राहिब लग रहा था, पादरी लग रहा था. ही वॉज नॉट पेल. वो इतना ज़्यादा भूरा नहीं था, जर्द नहीं था. एज अ फोर पेंड गोस्ट, जैसे वो मरने वाले भूत की तरह हो. A fat swan loved the best of any roast. भुने हुए गोश्त में उसे सबसे ज़्यादा हंसराज का गोश्त पसंद था. स्वान होता है हंसराज. A palfrey was as brown as a brie. उसका सवारी वाला घोड़ा जो था वो बैरी जैसे भूरे रंग का था. Well guys, that's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to have the next lesson, the Friar, lesson number 11 in Prologue to the Canterbury Tales. Have a good time. इमरान अली राय को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.